देश को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेड में ओशियन पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं ओशियन पावर के थ्रू हाई वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड किया जाता है और वो भी बहुत ही चीप कॉस्ट में। इस सेंस में इंडिया की लोकेशन काफ़ी प्राइम है। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। तीन तरफ से घिरे होने के कारण से कई सारे नेचुरल पोर्ट अवेलेबल होते हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो 95% बाई वॉल्यूम इंडिया का ट्रेड ओशन के थ्रू किया जाता है और मोर देन 70% बाई वैल्यू ट्रेड किया जाता है इस ओशन के थ्रू। और इस सेंस में कई सारे पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट का डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है विंजिंग पोर्ट के ऊपर में। विंजिंग पोर्ट केरल में अवेलेबल है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये बनाया जा रहा है। इस पोर्ट को बनाने में अडानी पोर्ट बना रहा है और ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो पीपीपी मॉडल यूज़ किया जा रहा है उसमें डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल यूज़ किया जा रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट पर्पस को ये पोर्ट हमारा सॉल्व करने वाला है। विंजिंग पोर्ट अपने आप में इसकी लोकेशन तो स्ट्रैटेजिक है ही, लोकेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये कई सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे पर्शियन गल्फ में या फिर ईस्ट में अगर कहीं पर भी अगर आपको जाना है या फिर शिपमेंट को लेकर के जाना है तो दिस पोर्ट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया के अलावा वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि पनामा कैनाल हो गया या स्वेज कैनाल हो गया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दो डिफरेंट टेरिटरीज को या दो डिफरेंट ओशियन को ये जोड़ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से इंडिया भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पर ये वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट कर रहा होता है। एक एस्टिमेट से हिसाब से बात किया जाए तो इस पोर्ट के बाद में लगभग 1 लाख नौकरियां और लगभग 10,000 करोड़ इस स्टेट की इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। ट्रांसशिपमेंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है जैसे ओशियन जो होती है वो हर एक शिप को किनारे तक नहीं ले आ पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मामला होता है। कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ जहाँ छिछला पानी होता है वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ पाती हैं और इस कारण से छोटी छोटी शिप्स को जाना पड़ता है और वहाँ पर ये लोग अपना शिपमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। बड़ी शिप से छोटी शिप पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर अल्टीमेटली ट्रेड कर लिया जाता है। इसी चीज़ को ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। 90% जो ट्रेड होती है वो कुछ इसी तरीके से ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारी शिप जो होती है वो छोटे छोटे शिप के थ्रू ही जा रही हो। कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये नेचुरल डॉक्स हैं। जैसे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो नेचुरल पोर्ट के तौर पर काम करता है और यहाँ पर डॉकिंग हो जाती है। लेकिन वही ईस्टर्न साइड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नहीं हो पाता है कि यहाँ पर छिछला पानी होने के कारण से इनको ट्रांसशिपमेंट करनी पड़ जाती है। ट्रांसशिपमेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार बनाया जा रहा है, इससे पहले भी ट्रांसशिपमेंट एक और बनाया गया था और ये बनाया गया था कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट वलापारम पोर्ट के द्वारा। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। ये उस समय का पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हो गई थी। सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही थी वो थी डीप ड्रॉट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर के। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट हो रही थी जिसको कि वहन नहीं किया जा पा रहा था। दूसरा था हाई टैरिफ एंड कंटेनर हैंडलिंग चार्जेस को लेकर के, जो कि कहीं ना कहीं पुअर मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन गया था। और इसके अलावा केवल 2 ही मदर वेसल्स मेकिंग रेगुलर कॉल हो पा रही थी। इस वजह से जो होती है कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले, और डिले जब होगी और कम अगर कंटेनर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली ये अफेयर बन जाता था। विंजिंग पोर्ट में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। इसके कई सारे फायदे में जैसे एक फ़ायदा तो ये है कि ये नेचुरल डीप ड्राफ्ट एंड मिनिमम लिटोरल ड्रिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ सेडिमेंट फ्री होती है। सेडिमेंट ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और इस वजह से फ्री मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। दूसरी होती है कर्वी लीनियर कोस्ट मिनिमम कॉस्ट मेंटेनेंस, और इस कारण से यहाँ पर लेस इरोजन होती है और इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कॉस्ट निकल करके आती है वो रिलेटिवली काफ़ी सस्ती हो जाती है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर चीपर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा वॉल्यूम में हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। एंड लास्ट में हाई कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिमम सिचुएशन होती है, जिससे कि काफ़ी फायदा हमें आगे देखने वाले हैं। ट्रांसशिपमेंट की आखिर में ज़रूरत क्यों होती है? ट्रांसशिपमेंट की देखिए कई तरीके की ज़रूरत होती है। एक तो पहली बात, यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट से हमारा ग्लोबल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो वॉल्यूम में बात करिए चाहे वैल्यू में बात करिए। इसके अलावा इफिशियंसी भी काफ़ी इंप्रूव होती जाती है। ग्लोबल ट्रेड से बड़ी बड़ी शिप्स आएंगी, ज़्यादा रिलेशंस बनेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और फ्यूल इफिशियंट होते जाता है। इसके अलावा कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट रहेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ते जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, डीप वाटर की एक्सेस मिल जाती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं और साथ ही साथ में
एरिया का रीजनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी सर्विसेज हो जाती है, जिससे कि अब ज़्यादा ट्रेड अगर होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सर्विसेज भी काफ़ी बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल में ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले चल रहा है। डिले होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण यहाँ पर लैंड एक्विजिशन को लेकर के, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ज़मीनें एक्विजिशन नहीं हो पाई थी, इस कारण से एक डिले देखने को मिल रहा था। दूसरी एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर के, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकल जो फिशिंग कम्युनिटी है वो इस पोर्ट से इन्वायरमेंटली डैमेज हो रही थी, और इस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरेंस लेने में, इस पोर्ट के डेवलपमेंट में काफ़ी डिले देखने को मिला। इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी, इसने भी प्रोजेक्ट को काफ़ी डिले किया हुआ है। अब इन सब के बाद में अगर बात किया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। इससे हमें मतलब लार्जर जो वेसल्स होती हैं उनको एडिक्वेट डेप्थ मिल जाएगी, और इस कारण से ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन तीन का अगर सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट और एडिक्वेट डेप्थ, तो किसी भी एरिया में पोर्ट बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं आखिर में और कौन कौन से पीपीपी के मॉडल्स हो सकते हैं। कई तरीके के पीपीपी मॉडल होते हैं जो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। एक हमें देखने को मिलता है ईपीसी मॉडल, जहां इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होती है। यहां पर सरकार ये कहती है कि आप एक काम करो, प्राइवेट पार्टी, आप अपना इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन दो, और बाकी का जितना भी कॉस्ट लगाना होता है वो गवर्नमेंट देगी। और इस तरीके से दोनों के, एक की एक स्किल्स लग गई और दूसरे का पैसा लग गया, और इस तरीके से यहाँ पर जो होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर ली जाती है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा वहन की जाती है। दूसरा मॉडल होता है HAM मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। यहाँ पर जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो होती है वो BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और EPC मॉडल का मिक्स होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि यहाँ पर 40% पहले सरकार पैसा दे देती है, और फिर उस समय केवल और केवल प्राइवेट कंपनी को अपना स्किल देना होता है, लेकिन बाद में जो 60% होता है वो प्राइवेट कंपनी खुद अपना लगाती है, स्किल भी लगाती है, सब कुछ अपना लगाती है, और बाद में 60% का ही यहाँ पर पैसा जो होता है वो देख लिया जाता है बाद में, अलग अलग तरीके से, चाहे वो टोल टैक्स के फॉर्मेट में या फिर अलग फॉर्मेट में यहाँ पर ले लिया जाता है। बिल्ड ओन ऑपरेट एक और मॉडल होता है, सबसे बेसिक मॉडल होता है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी अपना बिडिंग डालती है, और बिडिंग डालने के बाद में ये लोग बनाते हैं, बनाने के बाद में ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, और तब तक ऑपरेट करते हैं जब तक उनका पूरा पैसा निकल नहीं जाता है इंटरेस्ट के साथ में। एक और होता है जिसे बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर होती है, जहां पर बाद में ये ट्रांसफर कर दिया जाता है अपना पैसा खर्चा निकाल करके। बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर एक और होती है, जहां पर गवर्नमेंट जो होती है एक कंसेशन पे प्राइवेट पार्टी को दे देती है, वहां पर चीज़ें बना दी जाती हैं, और लीज पीरियड जब खत्म हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली वो सरकार को वापस दे दिया जाता है। फिर होती है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट, और इसी बेसिस पर ये जो हमारा विंजिंग पोर्ट है ये बनाया जा रहा है। इस मॉडल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और ऑपरेशन की है पूरी तरीके से प्राइवेट पार्टी की होती है, और एक कंसेशन पीरियड में ही होती है। लास्ट होती है लीज, डेवलप एंड ऑपरेट। इस मॉडल में या तो गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर एंटिटी, दोनों में से कोई ना कोई एक ओनरशिप रखता है, और पेमेंट रिसीव करने के बाद में, लीज पीरियड के बाद में, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया विंजिंग पोर्ट के बारे में। ये पोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पोर्ट में किस तरीके से डेवलपमेंट है, क्या इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, किससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विंजिंग पोर्ट। ये आप लोगों को लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। दूसरा है, एक्सप्लेन द पीपीपी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रीमलाइन पीपीपी मॉडल फॉर इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूसिंग बॉटलनेक्स। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लिख करके सेंड कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, इन दोनों प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अपने हिसाब से देख करके अगर आपको लगता है कि दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर यू, देन यू कैन इनरोल फॉर दिस। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।